असम में कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान है। 5 जिलों बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 30 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन सीटों के लिए कुल 191 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण के 30 में से 7 निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। कुल सीटों में से 11 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से 27 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस ने 2 और आरएसपी ने 1 सीट जीती थी। एक ओर पहले चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर मतदान से पहले हिंसा और जोड़तोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। धनबर और बाहुबल दोनों ही तरीकों को टीएमसी आजमाने से गुरेज नहीं कर रही। टीएमसी नेता शांतिराम महतो जनता के बीच नोट बांटते नजर आए, तो दूसरी ओर टीएमसी का रक्त चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। जहां केशवपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। और असम में भी कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। कुल 47 सीटों के लिए कल असम में वोटिंग होगी। आज करीमगंज में अमित शाह ने रैली की और कांग्रेस पर इस दौरान जमकर बरसे। अमित शाह ने जहां राज्य में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, वहीं राहुल गांधी को भी अमित शाह ने निशाने पर लिया। कांग्रेस पार्टी के नेता के भाई बहन आसाम में पर्यटन पर आते हैं, टूरिस्ट के नाते। देखा है ना राहुल बाबा को अभी देखा है या नहीं देखा है? चाय बागान में पत्ती नहीं बैठी है अभी, और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही है। जब पत्ती बैठना तो अभी शुरू होगा, चुनने का मौसम भी नहीं आया, मगर फोटो खींचा लो। बाद में चाय बागान वालों का जो होना है वो हो। इन्होंने बंगाली और आसामियों को लड़ा, इन्होंने अपर आसाम लोअर आसाम को लड़ा। उनका काम भागला करो, डिवीजन करो और राज करो है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका। आसाम के अंदर अभी राहुल बाबा प्रचार करने आए, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, सबने आना चाहिए, मगर चुनाव के बाद भी आना चाहिए। बाद में नहीं दिखाई पड़ते, इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं छुट्टी मनाने, और आकर क्या बोले? आसाम का प्रतीक बदरुद्दीन अजमल है। मुझे बताओ, बदरुद्दीन अजमल आसाम का प्रतीक हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? मित्रों, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से एक बार घुसपैठ शुरू कर देंगे और असम के युवाओं का रोजगार छीन कर ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को वोट का मतलब है बदरुद्दीन अजमल को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर देना। जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं चली। आतंकवाद और आंदोलन ये उनका प्रमुख काम था। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। हरियाणा में अंबाला के नेशनल हाईवे पर किसानों ने भारत बंद के दौरान जाम लगा दिया। इससे वहां से गुजर रहे लोग परेशान दिखे। लोगों ने रो रो कर जाने देने की अपील की, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। एनसीबी ने मुंबई के ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने गुरुवार देर रात मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी की, जहां शादाब के पास से 2 करोड़ की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। यहां से जिलेटिन की 25 छड़ें, 3 डेटोनेटर पिन, 2 बैग और अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिला है। मिस्र के सोहाग में 2 ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
दिल्ली के इंद्रपुरी में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को थैलियम जहर देने के आरोपी वरुण अरोड़ा पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन पुलिस को वरुण के मोबाइल से जो सुराग मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस ने जब अरोड़ा की ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री खंगाली तो दंग रहे। वरुण अरोड़ा कई दिनों से थैलियम के बारे में जानकारी जुटा रहा था। पुलिस के मुताबिक वरुण के घर से थैलियम से भरी एक बोतल भी मिली है। वरुण ने मछली में ससुराल वालों को जहर दिया था, जिसके बाद उसकी सास और साली की मौत हो गई थी, जबकि ससुर और पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस वरुण पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चुकी है। ये दिल्ली में इस तरह का पहला केस है। दरअसल थैलियम एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे जिंदगी लेता है। थैलियम के संपर्क में आने के शुरुआती लक्षण 48 घंटे में दिखते हैं और कुछ दिनों में ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। जरा सा बचा हुआ है, लास्ट में सिर्फ खाली डिब्बी है, उसमें ट्रेसेस बचे हैं। ये उसने जब उसको लगा कि इस तरीके का शक इसके ऊपर आएगा कि बाकी सब पूरे परिवार के ब्लड सैंपल में जो है वो थैलियम मिल रहा है, बस इसी के में नहीं मिल रहा है, तो अपनी अरेस्ट के एक दिन पहले इसने ज़रा सा थैलियम जो इसके पास बचा हुआ था वो इसने पानी में घोल करके कंज्यूम कर लिया और अभी इसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन फिर हॉस्पिटल में। और थैलियम जिस जहर का नाम इस पूरे कांड में सामने आ रहा है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। थैलियम एक बहुत ही पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में हाईली सॉल्युबल है और स्किन में रेडली अब्जॉर्ब होता है। एक बार बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिससे बहुत जल्दी आदमी की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको एक मर्डरर वेपन भी कहा गया है, बिकॉज इट इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो इस पूरे कांड में थैलियम का नाम सामने आ रहा है कि जो आरोपी है उसने थैलियम जहर दिया और इस जहर की वजह से ही जो दो लोग हैं, सास और साली की मौत हुई थी। थैलियम है क्या बेसिकली वो हम आपको समझाते हैं। थैलियम एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म करता है। थैलियम के संपर्क में आने के शुरुआती लक्षण 48 घंटे में दिखने लगते हैं। पीड़ित को उल्टी, डायरिया और चक्कर आना जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। कुछ दिनों में ये नर्वस सिस्टम को डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं, याददाश्त चली जाती है। बाद में संपर्क में आने वाला शख्स कोमा में चला जाता है। थैलियम के जहर से मौत होने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी की तकड़ में काम नहीं आई और अब उसे यूपी की जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका मंजूर करते हुए 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में ट्रांसफर करने को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच अरसे से सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई है। इसे लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसका पंजाब सरकार विरोध कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और मुख्तार की दलीलों को खारिज कर दिया। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 से उगाही के एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उसे इसी जेल में रखने की दलील दी जा रही थी, जबकि यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाकर उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों का निपटारा कराना चाहती। मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ दर्ज मामलों को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को किस जेल में रखा जाए। लेकिन इससे पहले मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मुख्तार पंजाब के लिए भी अपराधी है, लेकिन यूपी सरकार इस मामले में पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पंजाब सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार को पंजाब में रखने का पक्ष लिया है, जबकि यूपी सरकार ने कहा कि अंसारी पर 15 केस दर्ज हैं और वो गैंगस्टर की श्रेणी में आता है। उसके नहीं जाने से उत्तर प्रदेश की अदालतों में उसके खिलाफ सुनवाई रुकी हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार की दलील को काटते हुए कहा कि मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल नहीं हो सकता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल लाने की कवायद एक अरसे से चल रही थी, जहां वो 2 साल से बंद है। 8 जनवरी को 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया था। पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले आई और 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई और हर बार सेहत और सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया।
पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन है, शुगर और रीढ़ की बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं रहेगा। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया था। उसने पत्र लिखकर आशंका जाहिर की थी कि जैसे दुबे की जीप पलट गई और जान चली गई, ऐसे ही उसकी भी जान जा सकती है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट तय करे कि उन्हें किस जेल में रखना है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के लगातार योगी सरकार कांग्रेस पर हमलावर थी और एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। प्रसन्न गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में नामांकन दाखिल करने के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। इस मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला। चेन्नई में एक मस्जिद के बाहर कुछ दलों के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को वहां प्रचार करने से रोक दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद वाम दलों के साथ मिलकर पैदल विरोध मार्च भी निकाला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां फल और सब्जी मंडी में रोज की तरह बाजार में भीड़ दिखाई दी। यहां ईवीएम को बांटने समेत सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गेस्ट हाउस में एक मॉडल के साथ 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने पुलिस के साथ ऑपरेशन करते हुए तस्करी किए जा रहे 130 पशुओं को बरामद कर लिया और 17 स्मगलरों को पकड़ा है। खबर के मुताबिक ये पशु पुरुलिया और आसनसोल से जमा किए गए थे और उन्हें किशनगंज लाया जा रहा था। जिस वक्त उन्हें 4 ट्रकों में पकड़ा गया, पशुओं की हालत बेहद खराब थी। बीएसएफ के जवानों ने पशुओं को खाना और पानी दिया। तस्करों को मालदा पुलिस के हवाले कर दिया गया। निकिता हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया और दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया। बेटी नितिका को और उसके परिवार को और हम सबको न्याय मिला है। तौसीफ और रेहान को 302/34 आईपीसी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20,000 रुपये ईच जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की सजा, धारा 366/34 आईपीसी में 5 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये फाइन और डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। 120B में 5 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना, डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। और तौसीफ को अलग से आर्म्स एक्ट के अंदर 4 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना, डिफाल्टर होने पर 2 महीने की सजा। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होते हुए इस मामले में 2 आरोपियों रेहान और तौसीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जो तीसरा आरोपी था, जिस पर आरोप यह था कि उसने हथियार मुहैया कराया था इस वारदात के लिए, उसे बरी कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए